हम लोग मॉडल पेपर पर तैयारी कर रहे हैं और मॉडल पेपर में सेमेस्टर 6 के लिए बीकॉम सेमेस्टर 6 विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लिए जो फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसका हम लोग एक सेट मॉडल सेट का लेक्चर 1 देख चुके हैं। अगर कोई नहीं देखे तो जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा। लेक्चर 2 हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में चल रहे हैं। और देखिए कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या उसका आंसर होना चाहिए। ये सब एस्टिमेटेड क्वेश्चन है जो अभी आने वाले एग्जाम में आपका आएगा। पहला क्वेश्चन इसमें है, अनेक उससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि विनियोग से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। क्यों लोग पैसा लगाता है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है पहले ये देखना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम अपने पैसे को कहीं लगाते हैं, किसके लिए, तो दो चीज के लिए, या तो प्रॉफिट कमाने के लिए या तो फिर इंटरेस्ट कमाने के लिए। अगर हम ब्याज कमाने के लिए या लाभ कमाने के लिए अपने पैसे को कहीं भी लगाते हैं तो इसको विनियोग कहते हैं। इसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। विनियोग का मतलब अपने पैसे को कहीं भी लगाना, त्याग कर देना। इसके बदले में क्या मिलेगा, किसके बदले में त्याग करना, या तो इंटरेस्ट के बदले में या तो प्रॉफिट के बदले में। देखिए लिखा है भावी अनिश्चितता मूल्यों के लिए, मतलब भविष्य में जो पैसा आपको मिलेगा वो अनिश्चित है। इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन उसके लिए अगर हम वर्तमान समय में कुछ मूल्य त्यागते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने के लिए आज अगर आप कुछ त्याग कर रहे हैं तो वो त्याग क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। कोई आदमी जमीन में पैसा लगा रहा है, किस लिए लगा रहा है, उसको मालूम है कि हम फ्यूचर में कमाएंगे। कोई सोना में पैसा लगा रहा है, किस लिए लगा रहा है, फ्यूचर में कमाने के लिए। कोई बैंक में एफडी कर रहा है, क्यों कर रहा है, फ्यूचर में कमाए। तो मतलब फ्यूचर में अगर कमाने के लिए आज आप कुछ निवेश कर रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, तो ये जो निवेश, ये जो लगा रहे हैं उसी को हम लोग निवेश के नाम से जानते हैं। उसका उद्देश्य क्या है, क्यों पैसा निवेश करता है लोग, निवेश करने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले बोलता है प्रोटेक्ट योर मनी। हर व्यक्ति अपने पैसे को बचाना चाहता है कि नहीं, बचाएंगे तब ना निवेश करेंगे। खूब पैसा आपके पास है, क्या कीजिएगा, खूब कैश आपके पास है, बहुत पैसा आपके पास है, और खाली घर में बक्सा में रख दीजिएगा तो क्या लगता है जो आपका उद्देश्य वो पूरा हो जाएगा। वो 40 साल बाद भी पैसा वही रहेगा। और महंगाई 40 साल में कितना बढ़ जाएगा, सोच लो, ठीक से समझना। एक व्यक्ति के पास 1990 में 10,000 रुपया था। कितना था, दो दोस्त था, एक के पास 10,000 था, उसने बैंक में एफडी कर दिया। आज उसका 10,000, महंगाई जैसे जैसे बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है कि नहीं। 1990 में क्या लगता है जैसा महंगाई था आज भी वही है, वही है। 2 रुपये 3 रुपये में वहाँ पे 20 रुपये में सरसों तेल मिल जाता था, 20 रुपये में पेट्रोल मिल जाता था, 20 रुपये में गैस मिल जाता था। आज वही है क्या, तो बताए 1990 से मैं 10,000 लगाया, आज उसका वैल्यू हो सकता है 2 लाख रुपया हो गया होगा। तो बताइए महंगाई जैसे बढ़ रहा है वैसे उसका पैसा बढ़ रहा है, तो इसको कोई असर नहीं पड़ रहा। और एक ऐसा दोस्त था, बोला ना भैया हम पैसा तो बक्सा में रखेंगे, 10,000 रुपये बक्सा में रख लिया। आज भी वो कितने हैं, 10,000। महंगाई बढ़ गया 2 लाख के बराबर, अब पैसा उसका 10,000, वैल्यू क्या हो रहा है। तो भाई मार्केट जिस हिसाब से बढ़ रहा है, महंगाई जिस हिसाब से इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ रहा है, आपको भी अपने पैसे को बढ़ाना पड़ेगा। और नहीं बढ़ेगा तो ये दोस्त जैसा हाल हो जाएगा। आप पैसा रख दिए बक्से में या ऐसा जगह रख दिए जहाँ पे कुछ भी इनकम नहीं कमा रहे, कहीं भी आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, पैसा को घर में रखे हुए हैं। तो बताइए जब महंगाई बढ़ के 2 लाख के बराबर आ जाएगा, अगर आपके पास पैसा 10,000 होगा तो सबसे गरीब आदमी कहलाएंगे। और ये आदमी क्या है, उस समय भी एवरेज फैमिली था, उस समय भी कोई तकलीफ नहीं था, आज भी इसको कोई तकलीफ नहीं होगा। तो समय के साथ अपने पैसे के वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आप पैसा नहीं लगा सकते तो समझिए फ्यूचर में जब मुद्रा स्फीति आएगी, मनी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो आप बहुत ही गरीब हो जाओगे, बहुत ही बैकवर्ड हो जाओगे। इसलिए आज निवेश करना बहुत जरूरी है, ताकि फ्यूचर में कभी अगर कोई इन्फ्लेशन आता है, मुद्रा स्फीति आती है, महंगाई आती है, तो हमारा पैसा भी उस महंगाई को बीट करने लायक होना चाहिए। बात समझ गए। इसलिए हर व्यक्ति क्या करता है, निवेश करता है। कि अब निवेश करेंगे छोटा, जैसे LIC में लोग निवेश करता है कि नहीं नहीं 2 लाख रुपया खाली चाहिए। अब बताइए आज से 20 साल बाद आप 2 लाख रुपया लीजिएगा, क्या वैल्यू होगा उसका। आज से 20 साल बाद 2 लाख रुपया का क्या वैल्यू होगा, कोई वैल्यू नहीं होगा। अब आपको 20 साल बाद 2 लाख रुपया मिल रहा है, समझो आज के समय में 5,000 मिल रहा है, तो उस जमाने में 2 लाख रुपये का कोई वैल्यू ही नहीं होगा। और आपको 2 लाख उसमें मिलेगा, आप खुश हैं 2 लाख रुपये मिल रहा है, उस समय उसका कोई वैल्यू नहीं, सबसे गरीब आदमी आप रहोगे। इसलिए आप जब 2040 की बात करो, 2035 की बात करो, 2035 का भारत कैसा होगा, तो 2035 में हमको 2 लाख 3 लाख नहीं, हम आज ऐसा पैसा निवेश करेंगे, इतना पैसा हम आज ही इन्वेस्ट करेंगे कि 2035 में उसके महंगाई के हिसाब से हमको पैसा मिलना चाहिए। बात समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़े। आगे क्या है, हर व्यक्ति अपना बचत को बढ़ाना चाहता है, इसलिए निवेश करता है कि मेरे पास सेविंग ज़्यादा हो। फ्यूचर में अगर काम नहीं कर पाए और कहीं से पैसा नहीं आ पाएगा तो सेविंग अगर अपने पास ज़्यादा रहेगा तो उससे क्या होगा, अपना जीवन यापन चल जाएगा। लोग पैसा बचाता है फ्यूचर इमरजेंसी के लिए,
कि अगर हमको इमरजेंसी हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में पैसा अपने पास रहेगा तो हम स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास पैसा है, अचानक कुछ हो भी जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, वो बड़ा हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लेता है। और जिसके पास पैसा नहीं है और अचानक कुछ हो जाता है उसका तबाही है। और क्या है, अपने रिटायरमेंट को सेफ रखने के लिए, मतलब 60 साल के बाद जो उसका उम्र है उसको सेफ रखने के लिए भी वो लोग, हर व्यक्ति पैसा बचाता है। बोलता है सिक्योर योर रिटायर्ड लाइफ, कि जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक तो ठीक है 60 साल तक, लेकिन 60 साल बाद मेरा, जब हम काम करना छोड़ देंगे तब मेरा जीवन कैसे चलेगा, उसके लिए लोग सेविंग करके रखता है, उसके लिए लोग इन्वेस्टमेंट करके रखता है। और इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है ताकि वो टैक्स बचा सके। इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है ताकि वो क्या कर सके, टैक्स बचा सके। इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है ताकि उसका जो जीवन का गोल है, लक्ष्य है, उसको हासिल कर सके। अब किसी का गोल है कि हमको दिल्ली में फ्लैट चाहिए, तो भैया पैसा लगाओ, आज से बचाओ, तब दिल्ली में तुम्हारा फ्लैट हो जाएगा। किसी का गोल, तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने मंथली इनकम से कुछ पैसा बचा बचा के रख लेता है उन लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रतिभूतियां क्या है और इसके प्रकार क्या है। प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी, इसके अंदर 3 चीज आता है, शेयर आता है, डिवेंचर आता है और बॉन्ड आता है। सिक्योरिटी के अंदर कितना चीज आता है, 3, शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड्स। सिक्योरिटी के अंदर 3 चीज आएगा, शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड्स। अब बोलता है प्रतिभूतियों के प्रकार देख लीजिए। सबसे पहले कौन सा है, इक्विटी शेयर। सबसे पहला सिक्योरिटी कौन है। अब इक्विटी शेयर क्या होता है, हमको नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है, जानते हैं कि नहीं। इक्विटी शेयर क्या होता है, कंपनी का मालिक होता है, ओरिजिनल शेयर होता है और यही कंपनी का मालिक होता है। दूसरा कौन सा शेयर है, प्रेफरेंस शेयर। दोनों में अंतर क्या है, तो इक्विटी शेयर कंपनी का मालिक होता है, प्रेफरेंस शेयर कंपनी का लेनदार होता है। कंपनी जब लाभ कमाएगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को देगी, उसके बाद बचेगा तो इक्विटी शेयर को देगी। कंपनी जब बंद होगी तो सबसे पहले पूंजी वापस किसका होगा, प्रेफरेंस शेयर को, उसके बाद बचेगा तो इक्विटी शेयर का होगा। नहीं, सबसे पहले प्रेफरेंस। अब इक्विटी शेयर कंपनी के मीटिंग में बैठ सकता है, ये कंपनी के मीटिंग में नहीं बैठ सकता। ये कंपनी के मीटिंग में वोट दे सकता है, ये वोट नहीं दे सकता। कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, तो जब कोई कंपनी अपने ही संचालकों को, अपने ही कंपनी के वर्कर को शेयर जारी करती है तो शेयर को हम लोग बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। याद रखिएगा, अपने ही वर्कर को, एक कंपनी अगर अपने ही वर्कर को शेयर जारी करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। कहीं कोई दिक्कत है। और डिवेंचर क्या होता है, तो ऋण पत्र होता है, ये भी सिक्योरिटी है। डिवेंचर का मतलब ऋण पत्र। जब कंपनी को, भारत में किसी भी कंपनी को मार्केट से पैसा लोन लेना होता है तो वो डिवेंचर बेचती है। और जब भारत सरकार को लोन लेना होता है तो भारत सरकार बॉन्ड बेचती है। देखो, ये सरकार को मार्केट से लोन चाहिए तो बॉन्ड, और प्राइवेट कंपनी को लोन चाहिए तो डिवेंचर। कहीं कोई दिक्कत है। और जीरो कूपन बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा नहीं रहता है। ऐसा बॉन्ड मतलब सरकार आपसे कर्जा ले ली लेकिन रेट नहीं पता है कितना % आपको ब्याज मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। अब यहाँ पे पैसा कैसे पता चलेगा कि हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे जो आप पैसा लगाए और जो आपको मिला 6 साल बाद, उसका अंतर जो होगा वही आपका प्रॉफिट होगा। अंतर जरूर होगा, प्रॉफिट जरूर मिलेगा, लेकिन रेट नहीं लिखा रहता। उसको बॉन्ड को क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड लिखा होगा, जिसपे लिखा ही नहीं रहता कि कितना पैसा मिलेगा। डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी आता है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब यह बोलता है, यह बॉन्ड शून्य कूपन बॉन्ड की का ही दूसरा रूप है। ये बॉन्ड शून्य कूपन बॉन्ड की तुलना में अधिक कटौती, मतलब ज्यादा डिस्काउंट पर बेचा जाता है। ये डिस्काउंट पे बेचे जाने वाला बॉन्ड है। डिस्काउंट पे बेचे जाने वाला मतलब, तो लोगों को फायदा क्या होता है। जीरो कूपन बॉन्ड में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बाद में पता चला है। डीप डिस्काउंट में क्या होता है, देखो सरकार 1 लाख रुपए का आपको बॉन्ड पेपर देगी, ठीक से समझिएगा। अभी नेशनल हाईवे NHAI, नितिन गडकरी है ना जी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मिनिस्टर हैं। नितिन गडकरी को पैसा चाहिए एकदम अमेरिका जैसा रोड बनाने के लिए, तो गडकरी साहब बोले कि ऐसा करो, 1 लाख रुपए का बॉन्ड पेपर हम आपको देंगे, आप हमको सिर्फ 80,000 दे दो। यानी हमको सरकार को कितना देना है, 80,000, और सरकार हमको कितना का सर्टिफिकेट देगी, 1 लाख का। तो 5 साल का ये है, तो जब 5 साल बीत जाएगा तो हम कितना पे किए हैं, 80,000। सरकार हमको कितना चुकाएगी, 1 लाख। 20,000 मेरा फायदा हुआ। इसी को बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। यहाँ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सरकार इंटरेस्ट नहीं देगी, आपको यही बड़ा फायदा होगा। तो अगर आपको ये फायदा लेना है तो आप छोड़ दीजिए। आपको बहुत लोगों को लगता है कि इंटरेस्ट नहीं देगी, कोई बात नहीं, 2 साल में इतना डिस्काउंट दे दिया ना, काफी है अपने पास। समझ गए। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, ये देखिए सब चीज बहुत ही इजी चीज है, आप पढ़े हुए हैं, सारा चीज पढ़े हुए हैं, लेकिन उसको लिखना है, और नहीं लिख प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। म्यूचुअल फंड क्या है और इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो ध्यान दीजिएगा, शेयर मार्केट में एंट्री करने के 2 तरीके हैं। शेयर मार्केट में अगर आप इंटर करना चाहते हैं तो 2 तरीके।
अगर कोई बच्चा बोलेगा हमको शेयर मार्केट में जाना है धंधा करने के लिए, तो दो तरीके, एक डायरेक्ट एंट्री और एक इनडायरेक्ट एंट्री। तो भैया अगर आपको बहुत ज्ञान है तो डायरेक्ट जाइए, नहीं तो यहाँ बर्बाद हो जाएगा, और कम ज्ञान है तो इनडायरेक्ट जाइए। और इनडायरेक्ट में ही आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जहाँ एक व्यक्ति का बुद्धि काम नहीं कर रहा है कि कहाँ पे पैसा लगाए, तो म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। म्यूचुअल फंड का क्या करेगा, फंड मैनेजर रखता है वो लोग, वो तुम्हारा पैसा क्या करेगा, सही जगह लगवाएगा, और सही जगह लगवाएगा तो आपको अच्छा रिटर्न आएगा। यानी म्यूचुअल फंड इनडायरेक्ट वे है पैसा लगाने का। इसको कौन कंट्रोल करता है, डायरेक्ट वे को कंट्रोल करता है सेबी। इसको कौन कंट्रोल करता है, सेबी। और इसको कौन कंट्रोल करता है, यूटीआई। कौन कंट्रोल करता है, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड का पूरा कंट्रोल यूटीआई। देखिएगा कहीं भी म्यूचुअल फंड लिखा रहेगा ना तो नीचे यूटीआई लिखा रहेगा, और कहीं भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लिखा रहेगा तो सेबी लिखा रहेगा, एज पर गाइडेंस ऑफ सेबी। और इसमें लिखा रहेगा एज पर गाइडेंस ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जब 1992 में हर्षद मेहता का केस हुआ ना, 1992 में हर्षद मेहता, सुने, स्कैम 1992, तो हर्षद मेहता का जब केस हुआ था उस समय क्या हुआ, लोगों का विश्वास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से उठ गया, यानी शेयर बाजार में पैसा ही लगाना चाहता था, क्योंकि इसी में लूटा था वो। हर्षद मेहता डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लूटा था और अच्छा खासा पैसा लूट लिया था मार्केट से। तो लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, पैसा निकाल रहे थे शेयर बाजार से, डर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा मार्केट। सब पैसा निकालना शुरू कर दिया। उसी समय सरकार दिमाग लगाई और बना दी म्यूचुअल फंड, यानी स्थापना क्या किसका हुआ है, यूटीआई का। उसी समय का यूटीआई है। कैसा करो, डायरेक्ट नहीं लगा रहे लोग, डर रहा है तो इनडायरेक्टली ले लो, यानी हम गारंटी ले लेते हैं। यूटीआई क्या करता है, गारंटी ले लेता है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा ऐसा सवाल ही नहीं। और इसमें कोई गारंटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हो सकता है अरबपति बन जाएगा, कभी रोडपति भी बन जाएगा, इसमें खूब कमाइएगा, कभी कभी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गारंटेड है। कितना गारंटी बताइए, 8% का। अगर आप पैसा लगाते हो तो 8% तो मिलना ही मिलना है, उसके ऊपर जितना हो सकता है किस्मत होगा उतना मिलेगा। इसलिए म्यूचुअल फंड में देखिएगा 27%, 28%, 32% तक रिटर्न मिल रहा है। लेकिन मान लो 32% मार्केट मेरा फेवर में नहीं रहा, हमको सपना तो दिखा दिया 32%, मार्केट फेवर में नहीं रहा, तो कितना मार्केट खराब रहेगा, लेकिन कम से कम कितना मिलेगा, 8% तो मिलेगा ही मिलेगा हमको। बात समझ गए। तो कोई भी व्यक्ति लगाता है कि 8% मिल ही रहा है, और मार्केट अगर फेवर किया तो ज़्यादा मिलेगा, मार्केट फेवर नहीं किया तो कम मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत है। तो म्यूचुअल फंड समझ गए। म्यूचुअल फंड क्या है, देखिए लिखा है म्यूचुअल फंड जनता से एकत्र किए गए धन, म्यूचुअल फंड जो है जनता से एकत्र किए गए धन का एक पूल है। नहीं समझे, म्यूचुअल फंड एक माध्यम है जहां से पैसा कहाँ घुसता है, जनता से पैसा लेके, पैसा जनता से लेके म्यूचुअल फंड और यूटीआई में घुसा देता है, जिसे निवेशक के विशिष्ट निवेश उद्देश्य को पूरा करने के लिए निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड में लोग कोई ना कोई विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए पैसा लगाता है। एसआईपी कराता है ना, तो एसआईपी कोई ना कोई उद्देश्य के लिए करता है। बहुत सारे लोगों का अपना उद्देश्य होता है कि हमको इतना दिन में ये करना है, तो एसआईपी ऐसे शुरू कर दिया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और एसआईपी बहुत इंपॉर्टेंट होता था आने वाले समय में कि आप कुछ पैसा अपना बचा के सीप करते चले जाइए। म्यूचुअल फंड के प्रकार, तो ध्यान दीजिए म्यूचुअल फंड में क्या क्या है, ये सब होते हैं। पहला स्पॉन्सर होता है। पहला क्या होता है, स्पॉन्सर। स्पॉन्सर वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो म्यूचुअल फंड का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, स्पॉन्सर क्या लिखा है, प्रायोजक वह एक संगठन है जो म्यूचुअल फंड की संगठन स्थापना करता है, म्यूचुअल फंड का निर्माण करता है। बोलता है म्यूचुअल फंड का निर्माण सेबी के नियमों के तहत किया जाता है। कौन कौन स्पॉन्सर होता है जी, जहाँ पे म्यूचुअल फंड मिलेगा उसको बोलते हैं स्पॉन्सर, जो म्यूचुअल फंड आपको बेचता है। तो कहाँ कहाँ म्यूचुअल फंड मिल जाएगा आपको, बैंक में जाइए, कोई भी बैंक में बोले हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करवा देगा। वो खुद नहीं करता, उसका एजेंट रहता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, वो सब में आपको मिल जाएगा। एसबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मिल जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, एलआईसी में मिल जाएगा, जीआईसी में मिल जाएगा। जितना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो है म्यूचुअल फंड का काम करिए। अभी आप जितना ऐड देखते हैं सब प्राइवेट कंपनी का ऐड देखते हैं म्यूचुअल फंड के लिए। बहुत सारी कंपनियां, चाहे धोनी का ऐड करता है कि म्यूचुअल फंड जो है मार्केट रिस्क पर है, सब प्राइवेट कंपनियों का म्यूचुअल फंड। ट्रस्ट है, ट्रस्ट भी बहुत, देखिए ट्रस्ट ये भी म्यूचुअल फंड जारी करता है, ठीक है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, याद रखिए यूटीआई। ट्रस्ट क्या होता है, वो विश्वास वाला ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट का मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। यूटीआई जिसको हम लोग बोलते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ट्रस्ट बना के बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए हैं, जिसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप शुरू कर देता है कि आप हमारे यहाँ आइए, ट्रस्टीशिप बनिए और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपके पैसे को कंपनी कहीं और लगाइए।
और अगर ट्रस्ट नहीं बनाता है तो फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाता है, एएमसी। देश में बहुत सारी एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो एसेट को मैनेज करती है, म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। वहां भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं। और चौथा प्लेयर है कस्टडियन। आप कस्टडियन भी रख सकते हैं। कस्टडियन मतलब अपने पैसों को आप कस्टडी दे दीजिए कुछ दिन के लिए, ठीक है, बदले में कमा के दे देगा आपको। तो ये 4 तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इंटर कर सकते हैं, और 4 तरीके का काम म्यूचुअल फंड में होता है। कोई दिक्कत है? कस्टडियन मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? एक बात बताओ जी, किसी आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन डरपोक टाइप का, अंदर हिम्मत नहीं, 1 करोड़ रुपया है, और उसको हम बोल रहे हैं मार्केट में लगाओ, म्यूचुअल फंड में। खूब लालच दिए कि 20% मिलेगा, 30%, उसमें तैयार हो गया, लेकिन रात में उसकी वाइफ समझा दी, फिर सुबह बोला भैया नहीं कर पाएंगे, डूब जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, 1 करोड़ रुपया है ही मेरे पास, क्या करोगे आप? और आपको पैसा चाहिए उससे, खूब लालच दे रहे हो लेकिन मान ही नहीं रहा, बोलो पैसा नहीं लगाएंगे। तो लास्ट में क्या बोलता है? कस्टडियन दे दो ना, 1 लाख तुम्हारा ही है, 1 लाख तुम्हारा ही है, मेरे जो लिखवाना लिखवा लो, लेकिन सिर्फ 1 लाख रुपए मेरे कस्टडियन दे दो, हम इसी 1 लाख से कमाएंगे, तुमको रिटर्न भी देंगे, और तुम्हारा पैसा तुम्हारा ही रहेगा। समझो ऐसे कि तुम हमको बस रखने दिए हो पैसा, यही समझो, और कुछ नहीं। बैंक क्या करता है बताओ? आपका एफडी क्या है बैंक में? फिक्स डिपॉजिट क्या है बैंक में? कस्टडियन है। आप पैसा रखने दिए हैं, बैंक पर उसी पैसे को यूटिलाइज करके आपको कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अरे दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अच्छा, अगर बैंक नहीं भी ब्याज देगा और आपके यहाँ चोरी चमारी ज़्यादा हो जाए तो लोग पैसा कहाँ रखेगा? सोच लीजिए, बैंक ब्याज नहीं दे रहा है और खूब चोरी हो रहा है, तो पैसा आप कहाँ रखिएगा? बैंक में रखिएगा। सो अच्छा, तो किस लिए रखिएगा? कस्टडी के तौर पर, कि भैया रख लो इसको संभाल के बचा के। तो यहाँ बोलता है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, खतरा है, तो हमको कस्टडियन बना दो ना, हमारे अंदर में रख दे दो पैसा, हम उसी पैसे से पैसा कमा लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कस्टडियन। कोई दिक्कत है? और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्वेस्टर ग्रीवांसेस या डिस्प्यूट एंड हाउ इट इज रिडेस्ड। अच्छा, जब कोई व्यक्ति निवेश करता है तो कुछ समस्याएं भी तो आती है, तो बोलता है इन्वेस्टर ग्रीवांसेस क्या है, समस्याएं क्या है, निवेश जो निवेशक हैं उनकी समस्याएं क्या है, उनका डिस्प्यूट क्या है, उनका विवाद क्या है, और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत विवाद है। देखिए, निवेशक का शिकायत सबसे ज़्यादा किससे रहता है? दलाल से। निवेशक का शिकायत सबसे ज़्यादा किससे रहता है? दलाल से। जो 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 कोई भी व्यक्ति कहीं निवेश कर रहा है ना, सबसे ज़्यादा परेशान वो दलाल से रहता है। देख लीजिए, जमीन में निवेश कर रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा क्यों कौन खाता है? दलाल। ना बोलता बहुत पैसा खर्चा कर दिया, तो दलाल से सबसे ज़्यादा परेशान है लोग, निवेशक। उसके बाद निवेश उत्पाद, वित्तीय सेवा, बहुत सारे चीज़ से वो परेशानी है, हर जगह उसको लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, और निवेशक को बहुत शिकायत है सबसे। तो भाई शिकायत है तो उसका शिकायत कहाँ सुना जाएगा? कोई सुनने वाला है? तो चलिए देखते हैं कौन सुनेगा। तो निवेशक को बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चिंता है। जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं अपना पैसा लगा रहा है जी, मेहनत, साल जीवन भर का कमाई लगा रहा है, तो बहुत कुछ उसको शिकायत है, बहुत सारा चीज़ पूछना चाहता है कि अगर ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो सबसे पहले देखिए क्या करेगा, प्रोसेस क्या है इसका, क्या क्या तो बोलते हैं निवेशकों की शिकायत को हल करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित स्टेप बनाए गए। क्या करना होगा? सबसे पहले कंप्लेंट फाइल कीजिए, तभी ना शिकायत। कहाँ पे कंप्लेंट फाइल करेंगे? तो 2 जगह पे, या तो यूटीआई में कीजिए या तो सेबी के पास कीजिए। दूसरा क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन। जब आप कंप्लेंट फाइल कर दिए तो इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच पड़ताल होगा, सही में ये कंप्लेन है कि कोई जानबूझ के गलती किया है, फर्जी किया गया। उसके बाद क्या होगा? जांच पड़ताल के बाद लगेगा कि दोनों को मिला देना चाहिए, तो मिलाने के लिए क्या करना होगा? मीटिंग बैठाना होगा, दोनों पक्ष को बुलाना होगा, दोनों पक्ष को मीडिएशन करना होगा, मध्यस्थता करना होगा, ताकि दोनों पक्ष बाद में आपस में बातचीत करके सॉल्व हो जाए, कर ले। तो मीडिएशन करना होगा, उसके बाद नेगोशिएशन करना होगा, तो बैठाएंगे तब ना बातचीत होगा, बातचीत से समस्या को सॉल्व कर लिया जाए। उसके बाद अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा तो आर्बिट्रेशन करेंगे, मध्यस्थता करेंगे, बीच में हम रहेंगे पंचायत के तौर पर। मुखिया जी क्या करते हैं? हिट करते हैं ना, गांव में मुखिया जी का काम क्या है? मध्यस्थता करना। बैठेंगे, दोनों पक्ष को बुलाएंगे, दोनों पक्ष का बात सुनेंगे, और फिर बोलेंगे देखो भाई रहना तो यहीं पे है, गांव यही है, सब कुछ यही है, समझा बुझा के बात को सॉल्व कर देंगे। अगर वो मध्यस्थता के बाद भी सुनने को कोई तैयार नहीं तो फिर लीगल कानून एक्शन जाओ। मान लीजिए जी पंचायत कर रहे हैं, अब एक भाई है तो सुनने को तैयार ही नहीं, बोला हम सुनवे नहीं करेंगे, और दूसरा भाई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, ठीक है बाबू अगर आप बोल रहे हैं तो मुखिया जी आप बोल रहे हैं तो हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक है जो सुनने को तैयार नहीं है, तब क्या करोगे? तब फिर नहीं बोलता है कि जाओ केस कर दो, लीगल एक्शन में चल जाओ। जब मध्यस्थता सुन नहीं रहा है तो लीगल एक्शन। तो एक इन्वेस्टर जब पैसा लगाता है ना, तो बहुत कुछ उसके दिमाग में रहता है कि मेरा पैसा से अच्छा। बताइए, आप लोग पैसा बैंक को लगा दिए, आपके दिमाग में ये बात नहीं आया कि अगर पैसा डूब गया तो, बैंक डूब गया तो? आप किसी कंपनी को पैसा दे रहे तो मन में ये बात नहीं आ रहा है कि पैसा अगर कंपनी भाग गया तो? आता है कि नहीं आता है?
तो क्या सोल्यूशन है इसका? तो जो हमारे साथ विवाद है कंपनी का, उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो सोल्यूशन के लिए सब काम कर किया जाता है। आगे लिखा है विनियोग क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो विनियोग क्या है बता चुके। विनियोग का मतलब क्या है, अभी तो हम लोग शायद डिस्कस कर दिए थे। विनियोग क्या है बता चुके। विनियोग के प्रकार देख लीजिए। विनियोग के प्रकार, सबसे पहले नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? शुद्ध विनियोग किसको बोलते हैं? कुल विनियोग और शुद्ध विनियोग। तो कुल विनियोग का मतलब टोटल जो इन्वेस्टमेंट आप किए हैं उसको हम लोग टोटल कुल बोलते हैं। और जो यहाँ देखिए बड़ा अच्छा चीज लिखा है कि जो आप यहाँ पूरा पढ़िए। विनियोग का यह स्वरूप विनियोग की मात्रात्मक वृद्धि को प्रदर्शित करता है। कुल विनियोग से आशय एक निश्चित समय में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वास्तविक विनियोग से, मतलब एक निश्चित समय में पूरी अर्थव्यवस्था में जितना पैसा आप लगाए हैं उसको कुल विनियोग बोलते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट। जबकि शुद्ध विनियोग कुल विनियोग का वह भाग है जो अर्थव्यवस्था के कुल विद्यमान उत्पादन क्षमता में शुद्ध वृद्धि को प्रकट करता है। मतलब आप जितना पैसा टोटल लगा दिए वो होता है टोटल इन्वेस्टमेंट, और उसमें से जितना पैसा कमा रहा है वो हमारा कहलाता है नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो पैसा हम लगा दिए वो क्या हो गया? टोटल इन्वेस्टमेंट। और जो कमा के हमको दे रहा है वो क्या कहलाता है? नेट इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब में पैसा लगा रहे थे। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इसलिए इसको बोलते हैं कि इसको कभी भी बेचा जा सकता है, लेकिन जमीन, सोना, ये सब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसको बोलते हैं एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। जैसे कारखाना का स्थापना कर दिया, बिल्डिंग बना दिया, तो क्या लगता है तुरंत तो वापस आ जाएगा? नहीं, ये सही इन्वेस्टमेंट है जहां पे रिटर्न जल्दी नहीं आएगा। मोटिवेटेड और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। मोटिवेटेड और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है बताइए? मोटिवेटेड इन्वेस्टमेंट का मतलब एक व्यक्ति कहीं अपना पैसा लगा रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, मोटिवेटेड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक व्यक्ति अपना पैसा लगा रहा है कमाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। जैसे सरकार हॉस्पिटल बना रही है तो स्वायत्त विनियोग है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट कमाने के लिए बना रही क्या? सरकार सरकारी स्कूल बना रही, प्रॉफिट कमाने के लिए बना रही? नहीं, ये होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और हम लोग तो करते हैं मोटिवेटेड इन्वेस्टमेंट, हम जहां भी कर रहे हैं हमको लालच है उसमें, तभी हम पैसा लगा रहे हैं। एक होता है प्लान करके इन्वेस्टमेंट, होता है प्लान और नॉन प्लान इन्वेस्टमेंट। प्लान मतलब सोच समझ के आप पैसा लगा रहे हैं, और एक होता है बिना सोचे समझे अगर आप पैसा लगा देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्लान इन्वेस्टमेंट। कहीं कोई दिक्कत है? तो इन्वेस्टमेंट के इतने सारे टाइप्स हो गए। तो ये हम लोगों को मॉडल सेट 1 का लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मॉडल सेट 2 का लेक्चर 1 अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।